कहानी की शुरुआत होती है और हमें ली नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो पुलिस को फोन करके बताते हैं कि 45 नंबर बस में धमाका होने वाला है। इसके बाद हमें उस बस को दिखाया जाता है जो सच में धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। ऐसा होते ही ली एक झटके के साथ उसी बस में जागती है। इसके बगल में बैठा लड़का जिसका नाम सैम है, वो इसको पसीना पोंछने के लिए टिश्यू देता है, मगर ये तो उस पर बदतमीजी का इल्जाम लगाने लगती है। सैम कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस में मौजूद सभी लोग सैम को ही गलत समझ रहे थे। ली बस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन चलने को कहती है, लेकिन सभी को ये बात इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं लगती कि वो लोग तुरंत पुलिस के पास जाए। इसलिए वो अगला स्टॉप आने तक वेट करे, मगर ली नहीं मानती, इसलिए ड्राइवर इसको बीच रास्ते में ही उतार देता है। वो सैम को भी जबरदस्ती अपने साथ कर देती है। बस से उतरने के बाद ली ने राहत की सांस लिया। वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। सैम पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, और हाँ, अब पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर देना ये सब करने के लिए। सैम इसको पागल बेवकूफ कहकर टैक्सी से जाने लगा। ली पैदल चलते हुए अपनी मॉम को फोन कर रही थी। तभी इसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। वो जैसे ही पलट कर देखती है तभी एक स्कूटर वाला टक्कर मार देता है, जिससे वो रोड पर ही गिर गए। इसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर वो सैम को देखती है जो ब्लास्ट में घायल हो चुका है, यानी वो टैक्सी में बस के आसपास ही था। दूसरी तरफ हादसे वाली जगह को दिखाया जाता है। धमाके में बस के साथ साथ और भी बहुत सारी गाड़ियां बुरी तरह से जल चुकी है। बस में मौजूद और आसपास के सभी लोग मर चुके हैं। सिर्फ सैम जिंदा है जो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। इस केस की तहकीकात पुलिस ऑफिसर कैप्टन जैंग कर रहे हैं। जैंग आगे चलकर आपको बहुत पसंद आएगा। खासकर पुलिस के प्रति जो हमारा नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। खैर, इसका साथी माइक बताता है कि बस में टोटल 10 लोग थे, लेकिन इन्हें सिर्फ 8 की बॉडी मिली है। सीसीटीवी में देखने पर इन्हें सैम और री के बारे में पता चला। पूछताछ के लिए वो ली को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, मगर ली को तो कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था। तब जैंग इसे वो वीडियो दिखाता है, जिसके बाद इसे सब याद आ गया। वो पहले तो इन्हें वही स्टोरी बताती है जो आज इसके साथ हुआ, लेकिन जैंग को इस पर थोड़ा शक होता है। जैंग बहुत प्यार से कहता है कि देखो, डरने की कोई जरूरत है, मैं पिछले 20 सालों से पुलिस में हूँ। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। वो ली को पानी पीने को देता है। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि जैंग के दाहिने हाथ में कोई दिक्कत है। ली जैंग को बताती है कि ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा है। जैंग रिकॉर्डिंग ऑन करके ध्यान से इसकी बातें सुनने लगता है। ली कहती है कि हमेशा की तरह वो आज भी 45 नंबर बस में चढ़ी। वो बस ड्राइवर को भी जानती है, वो बहुत अच्छा इंसान है। इसके बगल वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था। ये थकी हुई थी इसलिए वो भी सो गए, लेकिन कुछ देर बाद इसको किसी के फोन बजने की आवाज सुनाई दिया। वो आसपास देखती है कि आवाज कहाँ से आ रहा है, लेकिन तभी अचानक बस में जोरदार धमाका हुआ और ये मर गए। मगर अगले ही पल फिर से उसी बस में जाके इसे लगा कि वो सिर्फ सपना था, लेकिन इसे दर्द का एहसास हुआ जो ज्यादातर लोगों को नहीं होता। कुछ देर बाद इसे फिर से वही रिंगटोन सुनाई दिया। वो कुछ समझ पाते तभी धमाका हो गया। ये बकवास बातें सुनकर माइक से रुका नहीं गया। वो अंदर आकर ली को डांटते हुए कहता है कि हमारा टाइम बर्बाद मत करो। जैंग उसे शांत करते हुए बाहर इंतजार करने को कहता है। ली आगे बताती है कि जब वो तीसरी बार जागी तब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं। इसलिए वो जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश करती है, मगर किसी कारण इमरजेंसी डोर नहीं खुलता और ना ही बस में मौजूद लोग इसकी बातों पर यकीन करते हैं। टाइम पूरा होते ही फिर से मर गए। अगली बार इसने बीमारी का नाटक बनाकर बस से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन बस में एक औरत थी जिसके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसलिए ये प्लान अभी फेल हो गया। लेकिन ये सब करने में ली ने पता लगा लिया था कि वो ब्लास्ट क्यों हो रहा है। ये डिलीवरी बॉय को बचाने के चक्कर में बस ऑयल टैंकर से जाकर टकरा जाती है। ये बात सुनते ही जैंग अपने साथियों से कंफर्म करता है एक्सीडेंट होने का तरीका बिल्कुल मैच हो रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ली जैंग से पूछती है क्या आपको मुझ पर यकीन हो रहा है। जैंग कहता है नहीं, लेकिन तुमने जो ब्लास्ट होने का कारण बताया वो बिल्कुल सही है। ली कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको लगता होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ बार बार वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। जैंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक टाइम लूप में हो, जैसा मूवीज में होता है। अब ली सोचती है शायद इसके सिर में चोट लगने की वजह से इसको गलतफहमी हो रहा है। तभी जैंग को इसके साथी का फोन आता है जो खबर देता है कि सैम जो बस से उतर गया था अब वो नहीं रहा। फिर हमें सैम के नजरिए से दिखाया जाता है जब वो ली को पागल कह के जा रहा था। सैम एक गेम डिजाइनर है। टैक्सी में इसके साथी का मैसेज आता है कि वो जल्दी ऑफिस पहुंचे। सैम को बंद जगह में घुटन होती है, इसलिए वो ज्यादातर बस से ही ऑफिस जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर ये फिर से उसी बस के पास पहुंच गया और देखते ही देखते बस में धमाका हुआ। हॉस्पिटल में मरने के बाद जब वो उसी बस में जागा तब इसको वो सब सपना लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने बगल वाली सीट पर ली को देखा तब वो हैरान हो गया। वो ली से पूछता है कि हम पहले कभी मिले हैं।
ये सुनकर ली के चेहरे पर चमक आ गए। ली उसे बताती है कि हाँ, हम पहले इसी बस में मिल चुके हैं। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। तुम टैक्सी से चले गए और फिर हम हॉस्पिटल में मिले। ये सुनकर तो सैम को पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसके सपने के बारे में उसको कैसे मालूम। ली बताती है ये कोई सपना नहीं बल्कि कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। चूंकि सैम पिछली बार का दर्द अभी भूला नहीं, इसलिए वो जबरदस्ती बस से उतरने लगा। लेकिन बस में मौजूद बाकी पैसेंजर ऐसा नहीं करने देते और इन्हीं लड़ाई झगड़े के बीच फिर से ब्लास्ट हो गया। अगली बार जब सैम जाता तब ली पूछती है क्या तुम्हें यकीन हुआ या नहीं। इस बार वो बस का कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर बस में एक पहलवान टाइप का आदमी था जो इसे पागल समझकर पकड़ लेता है। सैम सबको बताता है लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। अभी बार जागने पर ली बताती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, हमें बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सैम को तो अभी भी यकीन नहीं था कि वो किसी टाइम लूप में फंस गया है। उसे लग रहा था कि किसी ने इन दोनों को हिप्नोटाइज किया है। ली कहती है शायद ऐसा होता, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। तुम इसलिए टाइम लूप में हो क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें बस से उतार लिया था। अगर हम बाकी लोगों को भी बचा लेते हैं तब सारी लूप खत्म हो जाएगा। सैम पूछता लेकिन ये हम करेंगे कैसे। ली कहती है मैं जानती हूँ बस ब्लास्ट क्यों होता है। अगर हम किसी तरह बस को लेट करवा दे तब वो एक्सीडेंट नहीं होगा। इनका प्लान तो अच्छा था, वो फिर से बीमार होने का नाटक करती है, मगर वो भूल जाती है कि इनके साथ एक ओल्ड लेडी है जिसके पास मेडिसिन है। इस तरह उस टैंकर को दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से आ रहा है। ड्राइवर का जो साथी है वो टिकटॉक देख रहा था जिसकी आवाज से ड्राइवर को परेशानी होता है। वो उसे मोबाइल बंद करने को बोलता है, लेकिन वो तो इसे चिढ़ाने के लिए आवाज और तेज कर देता है। ली और सैम ड्राइवर के पास ही खड़े थे ताकि वो इस एक्सीडेंट को रोक सके, और इस बार ये लोग किसी तरह ड्राइवर को कुछ सेकंड की देर करवाकर उस भयानक हादसे को होने से रोक देते हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों खुश थे और अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से वही रिंगटोन की आवाज आती है। ली कुछ कह पाती तभी फिर से धमाका हुआ और सभी मारे गए। अगली बार जब ये दोनों जागते हैं तब भी इन्हें पिछली सारी बातें याद थे, यानी टाइम लूप अभी खत्म नहीं हुआ। ली बताती है कि हो ना हो बस में जरूर कहीं बम प्लांट किया गया है और वो रिंगटोन उसी बम को ट्रिगर करता है। इसका मतलब अगर किसी तरह ये लोग एक्सीडेंट से बच भी गए तो आगे चलकर बम ब्लास्ट में नहीं बचेंगे। ली तुरंत फिर से सैम पर झूठा इल्जाम लगाकर ये दोनों बस से उतर जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करके बस के बारे में बताती है। पुलिस ने इसे ज्यादा सवाल न करे इसलिए सैम मोबाइल स्विच ऑफ करवा देता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें पुलिस वालों का बहुत अच्छा काम दिखाया गया है। वो तुरंत जितना जल्दी हो सके उस बस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बहुत ऊंची जगह पर जाकर इंतजार करने लगते हैं। इस तरफ जैन पुलिस स्टेशन में ही था। वो लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि कहीं फ्रैंक कॉल तो नहीं, लेकिन तभी सच में ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सैम और ली सोचते हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब ये दोनों ब्लास्ट में बच गए और इन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इसका मतलब टाइम लूप भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। इस तरफ जैंगने की कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें उसे पता चलता है कि फोन करने वाली लड़की के साथ कोई और भी था। वो हादसे वाली जगह पर अपने साथी को फोन करके ब्लास्ट का कारण पूछता है, जो बताता है कि ये एक्सीडेंट का केस है। जैंग उसे ध्यान से चेक करने को कहता है क्योंकि ली ने उसे फोन पर बम ब्लास्ट होने को कहा था। पूरी सच्चाई जानने के लिए इन्हें उन दोनों से पूछताछ करना होगा, क्योंकि अब हर जगह कैमरा लगा है तब वो जल्दी पकड़े जाएंगे। बस इसी बात को लेकर सैम घबरा रहा था कि वो पुलिस को क्या बताएगा। अगर इसने सच कहा तब कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, और ली ने तो ऐसा करके देख भी दिया है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और जैंग अपने साथियों के साथ इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों ही टाइम लूप में क्यों फंसे, कादिस पर कितने बजे ब्लास्ट होता है और कितने बजे ये जागते हैं। ये सब कुछ लिख कर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी जैंग यहाँ पहुँच गया। सैम उस कागज को कचरे में डाल देता है। इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ इन दोनों को अलग अलग रूम में बैठाकर पूछताछ किया जाने लगा। पुलिस को कागज मिल गया था जिससे वो कहीं का नक्शा समझ रहे थे। जैंग ली से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बस में बम है, क्या तुमने कहीं सुना या कुछ देखा या फिर कोई स्मेल आई। ली बताती है ऐसा कुछ नहीं है। जैंग कहता है फिर क्या बात है, अगर तुम्हें किसी तरह पता भी चल गया तब तुमने ड्राइवर या बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया, और इस नक्शे का क्या मतलब है। दूसरे रूम में सैम से भी यही सवाल किया जाता है। वो झूठ नहीं बोलता और टाइम लूप के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन माइक को इसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। ली जैंग का नाम लेते हुए उनसे पूछती है कि अगर कोई पुलिस को इमरजेंसी में फोन करे तब वो ऐसा क्या कहे कि पुलिस तुरंत एक्शन ले। जैंग बताता है कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सके कम से कम बात करो। तभी जैंग सोचता है कि ली को इसका नाम कैसे पता चला, जबकि ना तो उसने बताया और ना ही कोई कार्ड पहना है। अब ली पिछली बार क्या हुआ था सब कुछ इन्हें फिर से बताती है। जैंग को यकीन हो जाए इसलिए वो इन्हें बताती है कि आपके एक हाथ में दिक्कत है,
और ये कागज कोई नक्शा नहीं बल्कि हम इस लूप को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार भी जैन यकीन नहीं करता। इन दोनों का ब्लड जांच किया जाता है कि कहीं ये ड्रग तो नहीं लिए, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता। इतनी देर में पुलिस वालों ने इन दोनों के बारे में सब कुछ पता लगा दिया है। और एक बात, हादसे वाली जगह पर इन्हें बम होने का सबूत भी मिल गया है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि सैम और ली की हर बात सच हो रही है। लेकिन ये सब टाइम लूप के कारण हो रहा है, ये मानना अभी भी मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ली सोई आती है, लेकिन ऐसा होते ही वो फिर से उसी बस में जाके इसके बदल में सैम भी था जो अभी सो रहा है। वो सबसे पहले टाइम चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि हर बार कुछ मिनट आगे पीछे चली आ रही है। ये दोनों थोड़ी देर बातचीत नहीं करते क्योंकि इन्होंने हर चीज ट्राई करके देख लिया, मगर ये टाइम लूप खत्म नहीं हुआ और ना ही इन्हें उस बम के बारे में पता चला। ली सोचती है कि चलो इस बार वो सबको बता देती है कि बस में बम है, लेकिन इसके ऐसा कहते ही ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब जिसने भी बम रखा है या तो वो इसी बस में है या फिर वो इन्हें देख और सुन सकता है। इसलिए अब इन्हें एक एक करके सभी पैसेंजर को चेक करना होगा। सैम नोटिस करता है कि बस में सबसे पीछे एक लड़का बैठता है जो अपना चेहरा छुपा कर रखता है, लेकिन अभी वो बस में नहीं था। अगले स्टॉप पर वो बस में चढ़ा और ये दोनों उतर गए। ली तुरंत पुलिस को फोन करके बम के बारे में बता देती है। सैम को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो ली से दूर ही रहता है ताकि सीसीटीवी में वो इसके साथ नजर न आए। इधर पुलिस को खबर मिलके ही वो रोड ब्लॉक करके सभी को चेक करने लगते हैं। माइक और कुछ पुलिस वाले बस की तलाशी देने के लिए सभी को एक एक करके उतरने को कहते हैं, मगर एक आदमी तुरंत बोरे में रखा सामान सही करने लगता है। माइक उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तभी ब्लास्ट हो गया। जैन थोड़ी दूर आगे वेट कर रहा था। इससे पता चला कि ब्लास्ट में कोई नहीं बचा, इसका साथी माइक भी मारा गया। वो इसके छोटे भाई जैसा था। इस तरफ सैम और ली इस बात पर बहस कर रहे थे कि इन्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। ली सैम को यहाँ से जाने को कहकर पुलिस को फोन कर देती है ताकि वो इसे लेकर जाए, क्योंकि छुपने से कोई फायदा नहीं, पुलिस इसे ढूंढ लेगी। सैम कहीं बैठकर लैपटॉप में बस धमाके की न्यूज देख रहा था। इधर ली से पूछताछ हुआ और उसने वही सब फिर से बताया। जैन को यकीन नहीं होता कि इसको इन लोगों के बारे में इतना कैसे मालूम। वो ली को बताता है कि माइक भी उस धमाके में मारा गया। ये जानकर ली को बहुत दुख होता है। वो जैन से माफी मांगती है कि ये सब उसकी गलती है। अगर इसने पुलिस को फोन न किया होता तो ऐसा कुछ न होता। जैन कहता है तुमने बिल्कुल सही किया, हर नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन अब सच बताओ, तुम्हें कैसे मालूम चला? ये सीसीटीवी में सैम की वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि वो इसे जानती है क्या। ली ने सोचा कि अगर ये बताएगी तब वो सैम को पकड़ लेंगे, इसलिए वो झूठ बोल देती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से सैम इसे फोन कर देता है। जैन स्पीकर ऑन करके बात करने को बोलता है। सैम पूछता है कहाँ हो तुम? ली कहती है दोबारा फोन मत करना, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। सैम कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो और सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तो जैन हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसे खुद भी बात तो क्रिमिनल करते हैं। इतना कहकर सैम फोन रख देता है। अब वो जल्दी यहाँ से भागने लगता है क्योंकि पुलिस इसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है। सैम नींद की दवा और ड्रिंक पीकर सोने की कोशिश करता है। तब तक जैन इसे ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया। वो इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। सैम नशे में कहता है कि मुझे दोबारा उस बंद कमरे में नहीं जाना। थोड़ी देर बाद वो पुलिस की गाड़ी में ही सो जाता है और दूसरी तरफ ली भी सो गई। इस बार ली फैसला करती है कि अब वो पुलिस को फोन नहीं करेगी। उस बमर को ढूंढने के लिए ये दोनों लड़ाई का नाटक करके उस लड़के के पास आकर बैठ जाते हैं। मौका पाकर सैम उसका बैग चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी समय समाप्त हो गया। अगली बार ये फोटो खींचने का झूठा इल्जाम लगाकर उसका बैग चेक करते हैं। तभी उसे अस्थमा का अटैक पड़ा। उसकी हालत एकदम मरने जैसी हो गई, मगर फिर भी वो अपना बैग किसी को नहीं दिखा रहा था। तभी उसने बैग में हाथ डाला और धमाका हो गया। इस बार ये दोनों जानते थे कि बम किसके बैग में है, इसलिए वो उस लड़के को बस में चढ़ने ही नहीं देते। बैग चेक करने पर इन्हें पता चला कि उसमें तो बिल्ली है, क्योंकि पालतू जानवरों को बस में लाना मना था, इसलिए वो छुपा कर ले जा रहा था। बम न मिलने पर ये बहाना बनाते हैं कि इनका बैग चोरी हो गया, जो इसके जैसा ही था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब साफ था कि बम किसी और के पास है। ली पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराने लगे। पूछने पर वो बताती है कि देखो मैंने तुम्हें बस से उतारा, तब तुम मेरे साथ इस टाइम लूप में फंस गए और अब हमने उस लड़के को बचा लिया। इसका मतलब अब वो भी हमारे साथ इस टाइम लूप में फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ तब हम एक टीम की तरह उस बमर को ढूंढ पाएंगे। सैम कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस तरफ उस लड़के को न्यूज में पता चलता है कि जिस बस में ये जाने वाला था वही ब्लास्ट हुआ है। तब ये अपने आप को बहुत लकी समझता है और मनी मन सैम और ली को थैंक यू कहता है। बस में जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार वाले पुलिस स्टेशन आए हुए थे।
तभी वो लड़का इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया। वो इनसे पूछता है क्या तुम लोगों को मालूम था कि बस ब्लास्ट होने वाला है, जिस पर ये मना करते हैं, मगर इनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वो लड़का पुलिस को फोन करने जा रहा था। ली उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये हम जानते थे कि ब्लास्ट होगा। पूरी बात समझने के लिए वो इन्हें अपने घर ले आता है। असल में ये घर इसका नहीं बल्कि किराए पर लिया है, वो भी घर वालों से छुपाकर, क्योंकि इसकी मॉम को बिल्लियाँ पसंद रहे। खैर ये दोनों इसे समझाना शुरू करते हैं ताकि कल जब ये भी टाइम लूप में आएगा तब इसे समझाना नहीं पड़ेगा। सारी बातें सुनकर वो तुरंत यकीन कर लेता है। असल में उसने इस तरह की बहुत सारी फिल्में देखी है और इस पर रिसर्च भी किया है। जाते समय ली पूछती है अगर कल तुम्हें कुछ याद न रहे तब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। वो लड़का कहता है तुम मेरा पूरा नाम लेना, मैं यकीन कर लूंगा। इसका नाम वैसे तो बहुत बड़ा था लेकिन शॉर्ट में लूडी है। इसके बाद लूडी अपने घर चला आता है और ये दोनों एक होटल में जाकर रुकते हैं। लूडी की मॉम को इसके कपड़ों पर बिल्ली का बाल मिला, जिस पर वो इसे डांटने लगे। लूडी रोने लगा क्योंकि आज वो मरते मरते बचा और अगर ये मर गया होता तब इसकी बिल्लियों का कौन ख्याल रखता। इस बात से वो और भी दुखी था। वो अपने कमरे में जाकर आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ अपनी डायरी में लिखने लगा। दूसरी साइड पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थे। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो लूडी को फोन करके पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। वो अपने डैड के साथ पुलिस के पास पहुंचा। घर में उसकी मॉम ने डायरी चेक किया तब वो बहुत डर गए। इस तरह वो होटल में ली और सैम इंटरनेट पर सबूत ढूंढ रहे थे। इन्हें उस आदमी के बारे में पता चला जिसके पास एक बोरा है। वो एक्सीडेंट के जुर्मों में जेल में था जो अभी छूटा है। तभी इन्हें भी पुलिस का फोन आया। लूडी से जब पूछताछ हुआ तब उसने वही बताया जो जरूरी था। टाइम लूप या बम के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा, मगर जैंग समझ जाता है कि वो पूरी बात नहीं बता रहा। यिंदी और सैम से भी पूछताछ करते हैं। तभी यहाँ लूडी के मामू डायरी लेकर चली आए, जिसे देखने के बाद ये तीनों लोग झूठे साबित हो गए। अब यहाँ से आगे बस में मौजूद उन सभी पैसेंजर की बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, जिन्हें हम बहुत शॉर्ट में जानेंगे। सबसे पहले ये आदमी जिसके पास एक बोरा था, हमें लगता है कि शायद उसके पास ही बम है, लेकिन वो तो अपने बेटे से बिले जा रहा था और उस बोरे में तरबूज थे जो इसके बेटे को बहुत पसंद है। दूसरा ये आदमी जिसके पास एक बड़ा सूटकेस था, इन्हें लगता है कि जरूर वही बमर होगा, लेकिन किसी तरह जब वो सूटकेस देखते हैं तब उसमें घर का सामान था। असल में इस आदमी के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो कमरे का किराया दे सके, इसलिए वो अपने गाँव जा रहा था। बाकी वो औरत जिसके पास काफी सारी दवाइयाँ है, उस पर शक करना ही बेकार है क्योंकि उसका बैग बहुत छोटा है। बचे दो आदमी, एक पहलवान और दूसरा जो हर जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। जरूर ये कोई ब्लॉगर होगा। अब सिर्फ एक और रेती बच्ची है जिसके पास एक पन्नी है। अभी बार ये उसको ही चेक करने वाले थे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नी को लगा था कि वो लड़का भी इनके साथ टाइम लूप में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी ये दिन जब वो आता है तब उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये उसका पूरा नाम लेकर हर बार उसकी मदद ले लेते थे। क्योंकि अब सिर्फ इस ओल्ड लेडी का सामान चेक करना बाकी था, तब जैसे ही बस रुकती है सैम वो पन्ने लेकर बस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी पन्नी में जो प्रेशर कुकर था उसका लेबर खींच देती है, जिससे धमाका हो गया। इन लोगों ने इतना मेहनत करके हर एक की तलाशी ली और उस बमर को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन ये कभी सोच भी दे सकते थे कि ये सब वो ओल्ड लेडी कर रही है। इसकी क्या कहानी है ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ली और सैम ने क्या किया। चूंकि अब ये जानते हैं कि बम उस ओल्ड लेडी के पास है, इसलिए वो दोनों कोई बहाना बनाकर उसके पास चले आते हैं। मौका देखकर सैम उस प्रेशर कुकर को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी जिसका नाम ल्यूटन है वो चाकू निकालकर सबसे पहले सैम और फिर नी को बहुत बेरहमी से घायल कर देती है। उसके बाद फिर से उसने बम ब्लास्ट करके अपने साथ सभी को खत्म कर दिया। ये सब एक्सपीरियंस करके ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए, ली तो रोने लगे। इन लोगों ने न्यूटन को कमजोर समझने की गलती किया। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने फिर से कोशिश किया, लेकिन इस बार गलती से सैम के हाथों न्यूटन का खून उड़ जाता है और ये सब कुछ बहुत लोगों ने देख लिया है। सैम ली को लेकर यहाँ से जाने लगा। इन लोगों ने सोचा कि अब तो बस आगे जाएगी नहीं और न ही बम फटेगा, मगर तभी बस में मौजूद कोई और उस नेबर को खींच देता है, यानी कोई और भी इसके साथ मिला हुआ है। सैम ने किसी को मार दिया है और ये बम ब्लास्ट होने से पहले यहाँ से निकल गए। पुलिस हर जगह इन्हें ढूंढ रही है। छुपने के लिए ये दोनों लूटी के प्राइवेट घर में जाते हैं, लेकिन ली जब सैम के लिए बेस बदलकर दवा लेने आई थे तभी वो जैंग को देख लेती है, जो इन्हें ढूंढते हुए अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंच चुका है। फिर सैम ली को लेकर अपने दोस्त के घर आया। यहाँ भी थोड़ी देर ही रुके और ल्यूटन के बारे में जितना हो सके पता लगाया। खैर अगली बार जब ये जागते हैं
तब मोबाइल में लिखकर बाकी लोगों को बताते हैं कि इन्हें क्या करना है, लेकिन मदद करने के बजाय वो लोग तो डर के मारे बस से उतरने लगे। ये देखकर वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो लीवर खींच देती है। अगले बार ये सिर्फ लूडी और इस आदमी को बताते हैं। लिप बस ड्राइवर को बहुत धीरे से लाकर बताती है कि जब वो इशारा करे तब बस को रुके। इधर सैम, लूडी और ये आदमी इसको पकड़ लेते हैं। अब वो ब्लास्ट नहीं कर सकते। ली ड्राइवर को बस रुकने को कहती है, मगर ल्यूडन चिल्लाते हुए कहती है कि वो बस न रुके और इन सबको मरने दे, तभी इनका बदला पूरा होगा। ये देखकर ली और सैम समझ जाते हैं कि ये भी इसके साथ मिला हुआ है। असल में ये दोनों पति पत्नी हैं। इस बार ली डायरेक्ट बस ड्राइवर से जाकर पूछती है कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर ये कुछ नहीं कहता और ल्यूडन धमाका कर देती है। इस बार ये बस से उतरकर ड्राइवर और उसकी पत्नी के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले वो बस स्टैंड जाकर ड्राइवर का एड्रेस लेते हैं। उसके एक जानने वाले से पूछताछ पर इन्हें पता चला कि वो ड्राइवर जिसका नाम वैंग है वो तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी पागल सी है। अब इन्हें जानना था कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। ये जानने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो तुरंत पुलिस के पास जाकर जैंग को शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ सब बता देते हैं। हालांकि पुलिस को इन पर यकीन नहीं, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सब सच था। इसलिए पुलिस वाले वैंग के बारे में पता लगाते हैं। इन्हें पता चला कि आज से 5 साल पहले वैंग की बेटी का इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त वही टाइम हो रहा था जिस वक्त बम ब्लास्ट होता है। बस के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था कि वो लड़की जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश कर रही थे और जल्दबाजी में जब वो बस से बाहर निकले तब उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उस ड्राइवर को छोड़ दिया गया क्योंकि देखा जाए तब उसकी गलती नहीं थी। इस बार सैम जैंग का पर्सनल नंबर ले लेता है। बस में वापस आने पर ये उस लेडी का फोटो खींचकर सारी डिटेल के साथ जैंग को मैसेज कर देते हैं। इसके बाद ये बस को किसी तरह लेट करवाते हैं। पुलिस तुरंत अगले स्टॉप पर सिविल ड्रेस में आकर खड़े हो गए, लेकिन इस बार बैंक का काफी टाइम सैम और ली ने बर्बाद कर दिया, इसलिए वो बस को अगले स्टॉप पर नहीं रोकता। असल में जहाँ इसके बेटी का एक्सीडेंट हुआ वहीं पहुंचकर बम ब्लास्ट करना इनके प्लान का हिस्सा था। इसकी बेटी की स्टोरी क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर पुलिस वाले पूरे रूट को ब्लॉक करके बस को रोकने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वो ऐसा कर भी लेते हैं। क्योंकि अब समय बहुत कम था, सैम तुरंत बस का कांच तोड़कर उस बम को जैंग को फेंकने के लिए देता है। जैंग ने बहुत बहादुरी से उस बम को पानी में फेंका, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में जैंग बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और इस बार कोई भी नहीं मरा। अब जबकि वैंग और उसकी पत्नी पकड़े गए तब उनसे पूछा जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, मगर ये कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। कुछ देर बाद इन्हें पता चला कि जैंग नहीं बच पाया। उसका साथी माइक इन दोनों से पूछता कि इन्हें बम के बारे में और जैंग का पर्सनल नंबर कैसे मिला। चूंकि अब इन्हें पता है कि अगर ये कुछ भी कहेंगे तब भी कोई इन पर यकीन नहीं करेगा और शायद इस बार टाइम लूप खत्म हो गया क्योंकि बस ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, अभी कुछ और होना भी बाकी है। खैर इसके बाद हमें वैंग को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल गाड़ी में भूल कर किसी काम से चला जाता है। इसकी बेटी का कई बार फोन आया लेकिन वो तो यहाँ था ही नहीं। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तब इसे पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। असल में इसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है। न्यूटन बहुत सदमे में थे। इनका कहना था कि जो भी इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है उसे सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। न्यूटन वैंग पर ही इल्जाम लगाती है कि अगर इसने फोन उठा लिया होता तब शायद इनकी बेटी जिंदा होते। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ली की टीचर हॉस्पिटल में इससे मिलने आई है। बातों ही बातों में ये लोग वैंग की बेटी के बारे में बात करते हैं। टीचर बताती है कि उस समय कैसा माहौल था। वो इन्हें एक ग्रुप के बारे में बताती है जिसमें उस वक्त के सभी स्टूडेंट थे। एक्सीडेंट के बाद एक पोस्ट पर लिखा था कि आजकल बस में जाना सेफ नहीं क्योंकि उसमें बदतमीजी होती है। आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा पता लगाने के लिए ये लोग माइक को लेकर उसके घर पहुंचे। पहले तो वो डर गई, लेकिन इसे बताया गया कि इसे कुछ नहीं होगा। तब वो बताती है कि उस दिन क्या हुआ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वैंग की बेटी इसी 45 नंबर बस में सफर कर रही थी। यहाँ पर ये लड़की बेटी जो अपनी सेल्फी ले रही है, तभी वो देखती है कि एक आदमी वैंग की बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। ऐसा करते हुए ये उसका फोटो खींच देती है, मगर वो आदमी इसे देख लेता है। डर के मारे वो अगले स्टॉप पर उतर गई। ये पुलिस के पास जाने वाले थे, मगर फोन पर इसकी मॉम समझाती है कि इन्हें इस लकड़े में नहीं पड़ना चाहिए। घर आकर वो इस फोटो को पोस्ट करने वाले थे, लेकिन फिर वो ऐसे ही सिमिलर पोस्ट देखती है जिसमें इसको पता चलता है कि ऐसे मामले में कोई सपोर्ट नहीं करता, उल्टा पोस्ट करने वाले को भी गालियां पड़ती है, इसलिए वो पोस्ट नहीं करते। मगर वो फोटो इसने क्लाउड पर सेव किया है। प्रेजेंट में वो इन्हें वही फोटो दिखाती है।
ये उसका क्लाउड पासवर्ड याद कर लेते हैं ताकि ये इस फोटो को कहीं भी ओपन कर सकें। अगली बार सिर्फ ली जागती है, सैम किसी कारण नहीं जागता। पिछले और भी कई लूप में सैम कभी कभी देर में जागता था, इसलिए ली ज्यादा परेशान नहीं होते। वो तुरंत बस की फोटो खींचकर सारे डिटेल्स के साथ जैंग को मैसेज कर देती है, फिर बाकी लोगों को मैसेज दिखाकर उन्हें भी रेडी करती है। इस तरह पुलिस रोड ब्लॉक करके बस का पीछा करने लगे। बस के अंदर मौका पाकर इन लोगों ने न्यूटन को पकड़ लिया। बम फटने में कुछ ही देर बचा था। वैन बस को फुल स्पीड से भगाने लगा, मगर पुलिस ने आगे रास्ता बंद किया था। वैंग बहुत कोशिश करता है आगे जाने की, मगर नहीं जा पाता। फिर वो प्रेशर कुकर का हैंडल खींचने वाला था, मगर तभी ली उसे फोटो दिखाकर बताती है कि आपकी बेटी को पूरा इंसाफ मिलेगा। तब तक जैंग भी बस के अंदर आ जाता है। वो भी वैंग से वादा करता है कि वो इसकी बेटी का केस फिर से खुलवाएगा। सेम टाइम देखता है तो बहुत कम समय बचा हुआ था। वैंग और इसकी पत्नी को जो चाहिए था इन्हें मिल गया, इसलिए वो जैंग को बम दे देता है। इस बार वो समय रहते हुए बम को पानी में फेंक देता है। इस बार किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर न्यूटन अपनी बेटी की आत्मा को देखती है जो खुश दिखाई दे रहे थे। असल में उस दिन हुआ ये था कि वो आदमी जो पिछले कई दिनों से इसको परेशान कर रहा था, उसने आज भी किया। ये सभी को बताती है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने अपने डैड को फोन किया, लेकिन इसने भी फोन नहीं उठाया। और जब वो किसी तरह जल्दबाजी में बस से बाहर आई तब उसका एक्सीडेंट हो गया। इस दुख में ये दोनों अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इन्होंने 5 साल इंतजार करने के बाद ऐसा प्लान बनाया कि वो उसी 45 नंबर बस को ब्लास्ट करके मर जाएंगे। साथ ही उन पैसेंजर को भी मार देंगे जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अगर उस दिन बस में किसी ने भी इसकी बेटी की मदद किया होता तब ऐसा नहीं होता। खैर, प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जैंग इन दोनों से सवाल करता है कि तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर और इतनी जानकारी कैसे मिला। ये दोनों कहते हैं कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैंग कहता है कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तब आकर बता सकते हो, और वैसे भी तुम जैसे जिम्मेदार लोग मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैंग भी लास्ट में मर गया था, इसलिए वो भी टाइम लूप में है, मगर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पुलिस को कुछ भी जानकारी देते हैं तब मुद्दा वो नहीं होता कि आपके पास जानकारी कैसे आए, जरूरी ये है कि जो बताया जा रहा है वो कितना सच है। इसलिए जैंग इन्हें इतनी आसानी से जाने देता है। अगर कभी सैम और ली इसे सच भी बताते हैं तब वो इन पर यकीन करेगा या नहीं वो तो इसके ऊपर है। खैर, इसके बाद सैम और ली अपने अपने घर आकर सो जाते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार ये लूप खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक नया सवेरा दिखाया जाता है। सैम अपने बिस्तर पर जाकर बहुत खुश हुआ, आखिरकार एक टाइम लूप खत्म हो ही गया। वो ली को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है। इतने दिनों से ये लोग इस टाइम लूप में रहकर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पुलिस ने सभी पैसेंजर को धन्यवाद देने के लिए प्रोग्राम रखा था। सभी लोगों को स्टेज पर बुलाकर इनका सम्मान किया जाता है। साथ में सभी को करीब 3.5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस में था, इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में वैंग उस आदमी को देखकर खुश था। साथ में ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जेल में और सजा देगा। खैर, इसके बाद हमें उन सभी लोगों को फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो बहुत खुश है। ये तरबूज लेकर अपने बेटे के ऑफिस पहुंचा, जहां बाकियों ने भी तरबूज खाया। नूडे ने अपनी मॉम को मना लिया, अब उन्हें बिल्लियों से कोई परेशानी नहीं। ये आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था, अब उसने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया है। ऐसे ही करके उन सभी की हैप्पी लाइफ दिखाई जाता है। लास्ट में सैम और ली वैंग की बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाने आए हुए थे। आगे चलकर ये दोनों शादी कर लेंगे और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाता है।